दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन की। और ये जो मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन है, इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। कारण क्या है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो चेंज होती रहती है। कैलकुलेशन चेंज होती रहेगी, परसेंटेज भी चेंज होता रहेगा। जो चेंज नहीं होगा वो क्या है, वो है आपका कॉन्सेप्ट। तो हम फोकस मेनली करेंगे कॉन्सेप्ट पर। हैविंग सेड दैट कि हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, लेकिन साथ में हम कैलकुलेशन भी कवर करेंगे। तो आप में से यदि किसी व्यक्ति को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आए तो भी परेशान ना हो। कोई जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन आपको एज इट इज समझ में आ जाए। मेन चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो यह है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो स्लाइड है ये हमने चर्चा की हुई है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, जिसमें हमने क्या बोला था कि जो आप इस कोर्स में सीख रहे हैं वो केवल शुरुआत है। आपके सामने उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा, फिर इंद्र से सीखा, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण से सीखा। जीवन भर अरुण की जो लर्निंग है वो बराबर चलती रही। अर्जुन जीवन भर सीखता रहा। ठीक इसी प्रकार से आपको भी जीवन भर सीखना है। तो ये जो आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है, वो सिर्फ फाउंडेशन है। उसके बल पर आप सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये कोई जो ज्ञान आपको मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, वो अंत नहीं है, सिर्फ शुरुआत है। और फिर वही डिस्क्लेमर, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, लेकिन आप अर्जुन बनने का प्रयास कीजिए, जिससे जो सीखने को मिले बराबर सीखिए। और फ्यूचर्स कोर्स की जो नॉलेज है वो सिर्फ एक फाउंडेशन का काम करेगी, और इस फाउंडेशन के ऊपर हम बिल्ड करेंगे और जीवन भर सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। अब दोस्तों आज की जो स्लाइड है वो मेन स्लाइड है ये, जिसमें डायलॉग किसका है? डायलॉग है जोकर का। सिनेमा के पोर्टल पर सबसे बेहतरीन अगर कोई विलेन आज तक पोर्ट्रेट हुआ है तो वो जोकर है। एंड जोकर ने क्या कहा? जोकर ने कहा कि व्हेन द चिप्स आर डाउन दीज सिविलाइज्ड पीपल दे ईट ईच अदर। क्या मतलब है इसका? व्हेन द चिप्स आर डाउन मतलब जब स्थिति खराब है, जब लोग परेशान हैं, जब कंपटीशन चल रहा है, तब ये जो सिविलाइज्ड लोग हैं, जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, वो वास्तव में एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जीत किसी एक आदमी की होगी, सबकी जीत नहीं होने वाली कभी भी। जो भी सिविलाइज्ड पीपल हैं उनमें से एक आदमी दो आदमी जीतेंगे, सबकी जीत कभी नहीं होगी। और चूंकि सबकी जीत नहीं होगी, इसलिए जो एक टर्म यूज किया जाता है कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, तो यही चल रही है दुनिया में। हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, हर व्यक्ति प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर हर व्यक्ति प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन फंडामेंटल पॉइंट क्या है? वो पॉइंट यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, यदि उनको भी मौका मिले तो वो सिविलाइज्ड जो प्रिंसिपल हैं दे विल वायोलेट दोज प्रिंसिपल्स। सो व्हेन द चिप्स आर डाउन दीज सिविलाइज्ड पीपल दे ईट ईच अदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ लोगों पे वायोलेट होता है। जैसे मान लो जो कोई आदर्शवादी व्यक्ति हो, कोई बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हो, तो वो मान लीजिए आपके वो साहब उसके लिए ओके है ये चीज, वो कंसेप्ट पर फोकस नहीं करेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज अधिकांश लोग ईमानदार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको बेईमान बनने का मौका नहीं मिला। लिसन टू इट केयरफुली। लोग ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि उनको बेईमान बनने का मौका नहीं मिला। दैट्स व्हाई जोकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट विलेन एवर क्रिएटेड ऑन सिनेमा, हैज सेड दिस। ये डार्क नाइट का पिक्चर है। आप में से अधिकांश लोगों ने डार्क नाइट देखी होगी। नहीं देखी है तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ले लीजिए, डार्क नाइट जरूर देखिए। साल 2008 की मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इस मूवी में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज हम आपको जोकर के इस डायलॉग के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों उसका प्रमुख कारण क्या है कि दीज सिविलाइज्ड पीपल दे विल वायोलेट रूल्स, they will eat
they will eat each other. So what you do? You create rules. ये लोग एक दूसरे को खाएंगे, एक दूसरे का लाभ उठाएंगे, नियमों को वायोलेट करेंगे, तो वो प्रिवेंट कैसे होगा? मार्जिन रख लो, मार्जिन रख लो, मार्जिन मार्जिन मार्जिन। मार्जिन इंश्योर करेगा कि ये इवेंचुअलिटी ना आए, ये ना हो कि लोग एक दूसरे को खाने लगे। लोग देनदारी थी, पैसा नहीं दिया, आपने घाटा खाया, आप एन मौके पर मुकर गए। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उसके उनसे बचने के लिए ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट आया। अब दोस्तों ये चीज हमने आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स के शुरुआती वीडियोस में कवर करी थी। क्या कवर करी थी कि साहब ये जो खेल है फ्यूचर्स का, ये जीरो सम गेम है। यदि जो बुल है, बुल क्या एक्सपेक्ट करता है? बुल एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस बढ़ी, प्राइस अगर बढ़ती है तो बुल को प्रॉफिट होता है, करेक्ट। लेकिन यदि प्राइस गिरी तो बुल को लॉस होगा। सेम आपका जो मंदड़िया है, यदि प्राइस गिरती है तो मंदड़िए को प्रॉफिट होता है, यदि प्राइस बढ़ती है तो मंदड़िए को लॉस होता है। यदि उसी पॉइंट पर कोई प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। दिस इज बेसिकली ए जीरो सम गेम। तो पॉइंट क्या है कि इस गेम में या तो बुल जीतेगा तो बियर हारेगा, बियर जीतेगा तो बुल हारेगा। somebody has to be the loser। तो ये जो लूजर है ये भागे ना, ये पैसा लेके भागे ना, ये डिफॉल्ट ना मारे, दिवालिया ना मारे। इसलिए दोनों, बुल हो या बियर हो, दोनों मार्जिन रखो। क्यों दोनों मार्जिन रखो? क्योंकि हमें पता नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब पता ही नहीं है ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए दोनों मार्जिन रखो। दोनों की रिक्वायरमेंट है कि भाई साहब मार्जिन 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 रखना पड़ेगा। कारण सिर्फ यही है कि यदि आपका बुल विनर है तो आपका जो बियर है वो लूजर है, और यदि बियर विनर है तो आपका बुल लूजर है। ये चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट द पॉइंट इज कि जीरो सम गेम है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों जीत जाएं। एक ने खरीदा है दूसरे ने बेचा है। तो इस केस में चूंकि एक पार्टी हारेगी और हमें पता नहीं कि कौन सी पार्टी हारेगी, इसलिए दोनों पार्टियों से बोलते हैं दोनों रखो मार्जिन, दोनों रखो मार्जिन, ताकि दोनों की सेफ्टी बनी रहे। लास्ट में ये ना हो कि व्हेन द चिप्स आर डाउन, चिप्स डाउन मतलब क्या? यदि प्राइस बढ़ी तो चिप्स आर डाउन फॉर दिस गाय, इस आदमी के लिए स्थिति खराब है। यदि प्राइस गिरी तो चिप्स आर डाउन फॉर तेजड़िया, तेजड़िए के लिए चिप्स डाउन है, तेजड़िए को नुकसान हो रहा है। तो इस जब तेजड़िए को नुकसान है, इस केस में जब तेजड़िए को नुकसान है, इस केस में जब मंदड़िए को नुकसान है, तो ये दूसरे आदमी को ना खाएं, ये दूसरे आदमी को ना खाएं। इसीलिए मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। सो इसेंशियली मार्केट्स हैव लर्नड फ्रॉम जोकर, दे हैव लर्न फ्रॉम जोकर कि भैया मार्जिन रख लो, नहीं मार्जिन रखोगे देन दे विल ईट ईच अदर, मतलब मुकर जाएंगे, चीटिंग कर लेंगे, भाग जाएंगे। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। दूसरी बात, यदि बुल है, बुल को पैसा चाहिए, प्रॉफिट बना, उसका पैसा चाहिए उसको। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो कौन देगा उसको पैसा? ब्रोकर देगा, एक्सचेंज देगा, कौन देगा आप बताओ हमें? somebody has got to pay the money। किसी ना किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, और वो कोई ना कोई कौन होगा? एक्सचेंज हो नहीं सकता, ब्रोकर हो नहीं सकता। वो ऐसे देने को आए तो कितने लोगों को देंगे? इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम बैलेंस्ड हैं, दोनों हमारे लिए समान है, दोनों मार्जिन रखो, दोनों मार्जिन रखो। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? डिफॉल्ट रिस्क। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बुल एक्सपेक्ट कर रहा था, तेजड़िया एक्सपेक्ट कर रहा था भाव बढ़ेगा, मंदड़िया एक्सपेक्ट कर रहा था भाव गिरेगा, भाव बढ़ा। मंदड़िया का व्यू गलत पड़ा। यदि मंदड़िया का व्यू गलत पड़ा, वो लॉस में गया भाव चढ़ने पर, तो लास्ट में वो कह सकता है
कह सकता है, हु कैन स्टॉप, कि भैया मैं तो दिवालिया हूं, मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं तो जा रहा हूं। तो ये पार्टी अगर क्लेम कर ले कि भैया मैं डिफॉल्ट मार गया, इट्स पॉसिबल, ये संभव है कि ये व्यक्ति वास्तव में डिफॉल्ट मार गया, वास्तव में जेन्युइन डिफॉल्ट है। हो सकता है कि ये आदमी चालबाज है, बहुत ज्यादा धूर्त आदमी है, जानबूझ के डिफॉल्ट मारा है। बोथ सिनेरियोज आर पॉसिबल, दोनों सिनेरियो संभव है, बट आई डोंट केयर, मुझे तो पैसा चाहिए ना। जो तेजड़िया है जिसने प्रॉफिट बनाया है उसको तो पैसा चाहिए भैया, आप कैसे दो। यदि ये पैसा मान लो ना दे, मान लो इसने ना दिया, तो क्या होगा कि डिफॉल्ट मार जाए। तो जो तेजड़िया है वो अगली बार नहीं बनाएगा फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बनाएगा वो बताओ? जब एक्सचेंज, जब ब्रोकर ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि उसको प्रॉफिटेबल पैसा मिल जाए, तो उसको क्या पड़ी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एक्सचेंज पर? वो फालतू में कहीं मार्केट में बना लेगा, किसी भी अन्य प्रकार से बना लेगा। वो क्यों आए एक्सचेंज में? वो एक्सचेंज में ब्रोकर के सिस्टम में आया सिर्फ 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 इसीलिए है क्योंकि उसका मानना है ये कि भाई साहब प्रॉफिट बनेगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, सामने वाली पार्टी प्रॉफिट लेकर भागेगी नहीं, ये चीज उसको पता है। तो डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। दूसरा हो जाए, भाव गिर जाए तो मंदड़ियों को प्रॉफिट होगा, तिजड़ियों को लॉस होगा। दोनों ही केस में दोनों ही मार्जिन रखो, ताकि बाद की चिक चिक पिक पिक नहीं, बाद की ना हमें तिजड़िए की सुनना, ना हमें मंदड़िए की सुनना। भैया जी जिसको प्रॉफिट है उसको पैसा मिलेगा, जिसका लॉस है वो लॉस खाए, निकल लो। 3 साढ़े 3 पे मार्केट बंदी हो रही, उसके बाद हमें ना सुनना, ना कहना, ना सुनाना। क्लोज, जिसके पास प्रॉफिट है उसके पास पैसा गया, जिसका लॉस है उससे पैसा निकला। क्लियर कट सिस्टम होना चाहिए, इसलिए तो आप एक्सचेंज में आए हो। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ यह है कि यू वांट टू प्रिवेंट दिस डिफॉल्ट रिस्क, रिड्यूस दिस डिफॉल्ट रिस्क। एंड हाउ यू कैन डू दिस? आप ये कैसे करोगे? बाय वे ऑफ मार्जिन। मार्जिन से आप ये इंश्योर करोगे। दूसरा कारण यह है कि भैया रेगुलेटरी रिस्क है, खेल में चीटिंग हो सकती है, खेल में फिक्सिंग हो सकती है। इसलिए भाई साहब एक्सचेंज कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं भैया जी मार्जिन रख लो शुरुआत में ही मार्जिन रख लो, हमें कोई बाद की चिक चिक पिक पिक नहीं चाहिए, बाद की टेंशन हमें नहीं चाहिए। बाद में शुरुआत में आदमी ने डील करी, उसके कुछ अलग प्लान्स हैं। हु विल टेक केयर ऑफ दीज इश्यूज? ये कौन जाएगा कोर्ट में, कौन करेगा एफआईआर, कौन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएगा, आप बताओ हमें। इसलिए वी डोंट वांट ऑल दिस, वी डोंट वांट, इसलिए मार्जिन की जरूरत है। तो दो चीजें हो गई क्या? रेगुलेटरी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क। दोनों रिस्क हमको मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है, दैट्स व्हाई यू नीड मार्जिन फ्रॉम बोथ पार्टीज। बोथ पार्टीज मतलब बायर एंड सेलर, दोनों के दोनों रखो मार्जिन। हमें नहीं पता कि 1 महीने बाद जब या 3 महीने बाद जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हुई या बीच में जब सौदा काटा गया, तब किसकी क्या माली हालत है। ना ना ना, हमें नहीं पड़ना उस चकचक में, मार्जिन पहले रखो। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो होती है सट्टेबाजी चलती है, बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चल रही, तो सेबी हुआ, एनएसई हुआ, वो कहते हैं चलो मार्जिन बढ़ा दो। मार्जिन बढ़ने से अपने आप सट्टेबाजी नीचे चली जाती है। मार्जिन मतलब क्या है? मार्जिन मतलब आपका पैसा ब्लॉक हुआ, योर मनी हैज गॉट ब्लॉक्ड। आप जैसे ट्रेड में घुसे पैसा ब्लॉक हो गया, जितना पैसा ब्लॉक होगा उतना आपके पास कम पैसा बचेगा जुए में खेलने के लिए, उड़ाने के लिए। तो आप यू विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ढंग से पैसा इस्तेमाल करोगे। इसलिए सेबी जो है मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ा देती है, ताकि सट्टेबाजी कम हो, वॉल्यूम कम हो। कई बार क्या होता है कि मान लो आप समझो कम मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सब खेल रहे हैं, पार्टी डिफॉल्ट मार गई, ज्यादा पार्टी डिफॉल्ट मारने लगी, तो सेबी कहता है, एनएससी मिल बैठ के कहते हैं यार यार पुराने मार्जिन कंसेप्ट में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये रेगुलेटरी इश्यू हो रहे हैं, तो एक काम करो मार्जिन बढ़ा दो। अभी हाल में आप में से जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे,
अथवा जो लोग टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम देखते होंगे उन्हें ये चीज पता होगी, सेबी ने अभी हाल में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई हैं। क्यों बढ़ाई हैं? बिकॉज उनको रिस्क लिमिटेड करनी थी अपनी साइड पर। दूसरा, ये जो अननेसेसरी जबरदस्ती की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टेबाजी, उसको भी हमें काबू में रखना है। तो दोनों कारण हैं। मतलब बड़े स्कीम में कई सारे कारण हो सकते हैं, ब्रॉडली ये दोनों कारण है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्जिन इज योर फ्रेंड, दोस्त है ये आपका। और ये कॉन्सेप्ट हम और चर्चा करेंगे जब हम ऑप्शंस के कोर्स में जाएंगे। आपने मार्जिन को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, दिस इज द पॉइंट। मार्जिन नेगेटिव चीज नहीं है, मार्जिन पॉजिटिव चीज है। जितना ज्यादा मार्जिन होगा, सिस्टम की सेफ्टी बढ़ेगी उतनी ज्यादा। इसलिए मार्जिन इज योर फ्रेंड। और वैसे भी आपने फ्यूचर का लॉट खरीदा, आपका मार्जिन ब्लॉक हो गया, बेचोगे तो रिलीज हो जाएगा, मिलेगा आपको। व्यू सही मिला तो प्रॉफिट भी साथ में मिलेगा। सो नो लॉस, नो इश्यूज। तो सामने, और दूसरी बात, आपको प्रॉफिट हुआ, सामने वाले को लॉस भी हुआ, सामने वाले ने भी मार्जिन रखा, तभी तो आपको प्रॉफिट का पैसा मिला। तो मार्जिन इज योर फ्रेंड, ये दोस्त है आपका, इसको नेगेटिवली ट्रीट ना करें। अब दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये स्लाइड अपन देख चुके हैं। आपको एक एसेट उठाना है, उस एसेट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 करोड़ है। मान लो मकान है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का आपको मकान खरीदना है, तो आपने 10 लाख इनिशियल मार्जिन दिया। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कितने का किया? 1 करोड़ का किया। लेकिन 1 करोड़ का मकान उठाने के लिए, 1 करोड़ का एसेट उठाने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा 10 लाख का। 10 लाख मार्जिन हो गया, ये चीज हम चर्चा कर चुके हैं। आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, यदि आपको यहाँ 100 किलो का वजन उठाना है तो आप 10 किलो का पत्थर लगाओगे नीचे, करेक्ट? यहाँ 1000 किलो का आप पत्थर लगाओगे तो यहाँ 100 किलो का लगाओगे आप पत्थर। 10 किलो के पत्थर से थोड़ी आप 1000 किलो का पत्थर उठा लोगे बड़ा वाला। जितना बड़ा ये पत्थर होगा उतना बड़ा आपको सपोर्ट चाहिए। दिस इज द पॉइंट। फिर से सुनिए, यदि ये पत्थर 100 किलो का है, 100 किलो का है, तो 10 किलो का आप सपोर्ट लगा के उठा लोगे इसको, यहां दबाओगे उठ जाएगा। 100 किलो का पत्थर है, 10 किलो का आपने सपोर्ट लगाया। यदि ये 1000 किलो का पत्थर है तो आपको यहाँ पर जो है 100 किलो का पत्थर लगाना पड़ेगा। 10 किलो से थोड़ी आप 1000 किलो का उठा पाओगे। मतलब ये जो सपोर्ट आप ले रहे हो, ये सपोर्ट प्रोपोर्शनेट है, अनुपात में है। किसके अनुपात में? बड़े पत्थर के। आपको जितना बड़ा पत्थर उठाना है उसके लिए उतना ही बड़ा सपोर्ट लगाना पड़ेगा। 100 किलो का उठाना है तो 10 किलो का पत्थर सपोर्ट लगाना पड़ेगा। 1000 किलो का उठाना है तो 100 किलो का उठाना है। तो कुल मिला के अपन क्या बोल रहे हैं? कुल मिला के अपन ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 करोड़ की है तो उसका 10% सपोर्ट लगता है 10 लाख का। ये कह रहे हैं अपन। मतलब क्या है कि आपका जो मार्जिन है, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक परसेंटेज है, यहां पर 10% है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, 1 करोड़ का एसेट उठा रहे हो आप, 10 लाख का आप मार्जिन दे रहे हो, तो 1 करोड़ का 10 लाख कितना परसेंटेज हुआ? 10%। मोटा मोटी चल रहा है अपन, 10%। तो क्या है? इनिशियल मार्जिन इज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब देखिए यहीं पे वही चीज आप यहां देखिए, रिलायंस है। रिलायंस के केस में 250 क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटी आप उठा रहे हो, किस भाव पे उठा रहे हो? 2558। 2558 से 250 का गुणा किया, मोटा मोटी आ गया 6,39,000, 6,40,000, 6,50,000 ले लो आप। मतलब यदि आप डिलीवरी उठाते हो तो 6,40,000, 6,50,000 में लगता है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। सेम यदि आप रिलायंस का फ्यूचर उठाओ, 250 क्वांटिटी आप उठा रहे हो 2,561 के भाव पर। ये जो एनएफओ है
ये NFO इज नथिंग बट इट्स निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप निफ्टी रिलायंस का फ्यूचर की बात कर रहे हो, और यहाँ लिखा भी है देखो फ्यूचर, यहाँ पे देखो फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं फ्यूचर नहीं लिखा है, फ्यूचर यही लिखा हुआ है। तो पॉइंट क्या है, फ्यूचर है, कॉन्ट्रैक्ट है और NFO लिखा हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और NFO लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, 250 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2561 से, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल आती है 6,39,000, 6,40,000, 6,50,000, इतना मोटा मोटी होगी। लेकिन उसके मुकाबले आपको जो मार्जिन रखना पड़ रहा है वो महज महज 1,42,600 है, 1,40,000 मान लो आप। तो स्वाभाविक है कि 1,42,000 है वो 6,40,000 का कितना परसेंटेज हुआ, 22% हुआ। तो मोटा मोटी क्या कह सकते हो आप कि यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितना है रिलायंस का, उसका 22% आपका इनिशियल मार्जिन लगता है। समझने के लिए है, आप कह दो कि भैया 1,40,000 लग रहा है, या आप बोल दो कि 22% लग रहा है, ईदर वे इज फाइन, दोनों तरीके फाइन है। अब लेकिन आप ध्यान दीजिए, ध्यान इस बात पर दीजिए कि यहाँ 1,42,000 है, ये 22% है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। लेकिन 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 ये 22% आए कहां से, ये आए कहां से, ये इसलिए आए क्योंकि ये जो 22% है ये सम है, ये जोड़ है दो चीजों का, स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। बिल्कुल परेशान मत हो आप, कसम है आपको, परेशान मत हो आप। क्या है ये, बहुत आसान चीजें है, ये इसी सेशन में आज समझ के निकलोगे आप। इतना समझ लो कि ये जो 22% है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, स्पेन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन। सवाल उठता है ना भाई साहब, किसने निकाला ये 22%? अभी तो आप भाई साहब हमने भाग दे दिया, अभी तो हमने भाग दे दिया सिंपल कि ये 6,40,000 है, ये 1,42,000 है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये इनिशियल मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंटू 100, इससे हमको निकल गया 22%, परसेंटेज निकाल लिया। लेकिन वो परसेंटेज आया कहां से, 22%, वो आया इस फॉर्मूले से, इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। ये दोनों क्रिया क्या है वो अपन कवर करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इनिशियल मार्जिन जो आपका है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये अब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पहले से रिवाइज कर रहे हैं बस। परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और ये परसेंटेज कैसे निकाला, NSE ने, सेबी ने, क्योंकि ये सम है किसका, स्पेन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। और दोस्तों जिस प्रकार से इनिशियल मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, उसी तरीके से स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन ये भी परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि उठाना तो पत्थर है ना भैया, जितना बड़ा पत्थर उतना बड़ा सपोर्ट, जितना बड़ा पत्थर उतना बड़ा सपोर्ट, जितना छोटा पत्थर उतना छोटा सपोर्ट। तो जो आपके स्पेन मार्जिन है और एक्सपोजर मार्जिन है, बोथ आर परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जितना बड़ा पत्थर उठाना है आपको, उसी के हिसाब से आप जो है निकालोगे भाई मार्जिन। और दोस्तों स्वाभाविक बात है, आप 10 लाख का मकान खरीद रहे हो तो भैया 1 लाख से काम चल जाएगा, 1 करोड़ का मकान खरीद रहे हो तो 10 लाख से काम चलेगा। भाई साहब आप बड़ा मकान खरीदना चाह रहे हो और मार्जिन बड़ा नहीं दोगे, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, बड़ा सौदा करोगे तो बड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। बड़ा सौदा मतलब बड़ी रिस्क को आपको प्रिवेंट करना है तो मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, आप यही करते हो साधारण जिंदगी में, ज्यादा रिस्क है ज्यादा मार्जिन चाहिए आपको। अब दोस्तों ये स्लाइड भी हम ले चुके हैं, स्लाइड क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जब तक मार्जिन रहेगा तब तक पोजीशन रहेगी, पैसा खत्म पोजीशन खत्म। आपका ये पोजीशन साइज थी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा पत्थर उठाना है आपको, उसके सामने सपोर्ट लगा छोटा सपोर्ट देके आपने बड़ी पोजीशन खड़ी करी। लेकिन ये जो छोटा सपोर्ट दिया है ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड हो गया। कब तक लॉक हो गया, जब तक आपकी पोजीशन खड़ी है। पोजीशन खड़ी रहेगी मार्जिन ब्लॉक रहेगा, मार्जिन जेल में रहेगा। कारण वही है, जेल में इसलिए रहेगा क्योंकि भाई साहब आपके सामने दूसरी पार्टी खड़ी है, उसका भी जेल में है,
दोनों पैसे रख दो, ब्लॉक कर दो, ताकि सेटलमेंट में दिक्कत ना आए। दोनों पार्टीज का रिक्वायर्ड मार्जिन ब्लॉक है। सवाल उठता है कब तक, कब तक ऐसा चलेगा? तो उसका जवाब है ये, जब तक आपकी पोजीशन खड़ी है, अथवा 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 ब्रोकर को लगा कि आपका ये जो मार्जिन है ये सामने वाले की रिस्क के मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है। सामने वाले को जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को दिलाने में ये मार्जिन सफिशिएंट नहीं है, तो वो आपसे दो चीजें कहेगा, या तो और मार्जिन लाओ, नहीं तो पोजीशन काटो। वो इसमें से अब सामने वाले का प्रॉफिट निकाल देगा, जो बचेगा वो आपको दे देगा, नहीं तो पूरा साफ। फिर वही बात, ये रखा क्यों है? ताकि सामने वाले को प्रॉफिट में चला जाए, आप लॉस में हो, आप लॉस में हो, तो आपका जब तक ये पैसा रहेगा मार्जिन में अवेलेबल, तभी तक आपकी पोजीशन खड़ी रहेगी। जहां सामने वाले का प्रॉफिट जो हो रहा है उसको पूरी तरीके से पे करने के लिए आपका मार्जिन सफिशिएंट नहीं है, पोजीशन काट दी जाएगी। फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन कि भैया यदि सामने वाले को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपके पास आपने मार्जिन नहीं रखा 1 लाख का, आपने मार्जिन रखा 70,000 का, तो भैया उसको 30,000 कौन देगा? या तो आप 30,000 डालो, नहीं तो आपकी पोजीशन काटो। जैसे ही 70 से 71 होगा वो पोजीशन काट देंगे। पॉइंट यही है कि सामने वाले का जो प्रॉफिट है वो somebody has got to pay, और आप भविष्य में पे करोगे, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आप पहले मार्जिन रख लो। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आप पहले मार्जिन रख दो, भविष्य में आप पे करोगे। यू आर वेरी गुड पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई नो, मैं समझता हूं ये बात को, ब्रोकर भी समझता है, एनएससी भी समझता है, सब आदमी ईमानदार हैं, बट फर्स्ट कीप मार्जिन फॉर द वेरी सिंपल रीजन। जोकर ने क्या बोला था? दीज सिविलाइज्ड पीपल दे विल ईट ईच अदर, दे विल ईट ईच अदर, ये एक दूसरे को खाएंगे। बाद में चिकल्लास नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, नहीं चाहिए हमें एफआईआर बाद में। कौन करेगा कोर्ट कचहरी का मैटर? पहले रखो आप मार्जिन। जैसे ही सामने वाले का प्रॉफिट है उसको पे करने के लिए आपका ये मार्जिन कम हुआ, कट, पोजीशन हजम, निकल लो, खेल खत्म। आपने खरीदा था, बेच दिया, सिस्टम ऑटोमेटिकली बेच देगा, और जो है जो खरीदने वाला है उसको खरीदवा देगा, काउंटर पार्टी ढूंढ के एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको पता है ये ट्रेडेबल होता है, एक से दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे से तीसरे पे चला जाएगा, जिस तरह से आपका डिलीवरी होता है ट्रेडेबल। बट द पॉइंट इज आपका ये मार्जिन ब्लॉक रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक पोजीशन खड़ी है। जैसे ही आपने खरीदा था तो बेच दिया, या बेचा था तो खरीद लिया, पोजीशन आपने क्लोज की, आपका मार्जिन रिलीज हो गया। प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस होगा तो लॉस इसी में से कटेगा, मार्जिन में से, और मार्जिन रिलीज हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो जुड़ के मिलेगा, लॉस होगा तो घट के मिलेगा। और जब आपके मार्जिन में ताकत नहीं बची है सामने वाले को लॉस देने की, दूसरे शब्दों में सामने वाले को प्रॉफिट होना है, वो आपको लॉस होगा। सामने वाले का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपके लॉस में कन्वर्ट होगा, और वो लॉस निकलेगा तो मार्जिन में से ही ना। जब आपके मार्जिन में ताकत नहीं है सामने वाले को प्रॉफिट देने की, तो आपका मार्जिन कम पड़ गया, तो सिस्टम वेट नहीं करेगा आपके लिए, वो काट देगा पोजीशन। फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि उनको चिक चिक नहीं चाहिए बाद की, कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे, कहां से नहीं आए, क्यों, क्या हुआ, हमें नहीं मतलब उससे। जैसे ही आपका मार्जिन कम हुआ, पोजीशन क्लोज। अब यही जो फॉर्मूला है, यही जो कॉन्सेप्ट है, वो हम इसी सेशन में कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो यदि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें, हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड मार्जिन अफेक्ट होता है बोथ केसेस में, जब आपका प्रॉफिट होता है तब, और जब आपका लॉस होता है तब। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई ये कॉन्सेप्ट बताता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल है। रमेश जो था, रमेश के पास जितना पैसा था वो उसने खेती में लगा दिया, खाद में लगा दिया, बीज में लगा दिया, जमीन में लगा दिया, बिजली में लगा दिया, सारा पैसा उसने लगा दिया।
तो उसके पास अब पैसा है नहीं भैया, उसकी जो गेहूं पैदा होगी उसी गेहूं में कॉस्ट भी निकालेगा वो, उसी गेहूं से उसको प्रॉफिट भी होगा। तो भाई साहब यदि उसको 2,000 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं मिलने वाली थी 3 महीने बाद, आप उससे कहो कि यदि आपको फ्यूचर पोजीशन बनानी है तो उसके लिए भी आपको 2,000 रुपए लगेंगे। यदि आपको फ्यूचर बेचना है तो आपके 2,000 रुपए लगेंगे, और खरीदना है तो उतने ही पैसे लगेंगे। तो कैसे काम चलेगा? वो क्या कहेगा, भैया हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास। दूसरा सुरेश है, सुरेश के पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रखा हुआ है, 3 महीने तक काम चल जाएगा उसकी रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कोई फ्री में तो आता आता नहीं है, रॉ मटेरियल में उसका सारा पैसा ब्लॉक्ड है। 3 महीने बाद उसको आपकी डिलीवरी चाहिए, तो 3 महीने बाद डिलीवरी ले लेगा वो। तो 3 महीने डिलीवरी का राइट, अधिकार खरीदने के लिए जितना पैसा उसकी इन्वेंट्री में आज ब्लॉक है वो फिर थोड़ी दे पाएगा उतना पैसा, डबल डबल थोड़ी देगा वो। कि इन्वेंट्री भी रखी है, फिर इन्वेंट्री की उसको हेजिंग भी करनी, तो अभी उतना ही पैसा दे वो। इतना पैसा किसके पास है भाई बताओ आप। तीसरा उदाहरण लो आप, आपके पास रिलायंस की 250 यूनिट पड़ी है काय में डिलीवरी में। मान लो आपके पास 250 यूनिट पड़ी है, 6.5 लाख रुपए आपने दिए थे, 6.5 लाख में आपने रिलायंस की 250 यूनिट पड़ी है आपकी डिलीवरी में, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है। आपको लगता है रिलायंस टूटने वाला है, तो आपको रिलायंस बेचना है फ्यूचर, आप हेजिंग करना चाह रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि साहब हेजिंग करने के लिए भी 6.5 लाख लाओ, तो आप क्या कहोगे, हमें नहीं करना हेजिंग, हम तो 6.5 लाख रुपए में अपनी डिलीवरी बेच देंगे ना। अरे भैया कौन ले, 13 लाख किसके पास रखे भैया, डबल मनी थोड़ी ब्लॉक करेंगे दोनों साइज में। भैया कहीं तो मार्जिन दो, कम से कम फ्यूचर तो कम मार्जिन में कर दो। मेन पैसा हमारा रहेगा मेन धंधे में, और थोड़ा सा पैसे में हमारी हेजिंग हो जाए, बिकॉज हेजिंग इज बेसिकली एन इंश्योरेंस। हेजिंग इज व्हाट, इट्स इंश्योरेंस। तो आपको कम पैसा में हेजिंग हो जाती है, आप हेजिंग कर सको, इसलिए मार्जिन कम लगता है रमेश के लिए, सुरेश के लिए एंड इन्वेस्टर के लिए। इसलिए हमने आपको शुरुआत में बोला था कि योर मार्जिन इज योर फ्रेंड। मार्जिन कम इसलिए लगता है ताकि आप हेजिंग कर सको। कोई आपसे बोले कि भैया आपको 3 महीने बाद का फ्यूचर बेचना है, उसके लिए भी 6.5 लाख रुपए दो, कैसे काम चलेगा? रमेश की खेती में पूरा पैसा लगा है, उसके पास तो पैसा तभी आएगा जब वो गेहूं बेचेगा। अब आप कह रहे हो कि भैया निफ्टी का फ्यूचर से हेजिंग कर लो, तो कहां से पैसा लेके आएगा वो, कहां से पैसा लेके आएगा वो आज आज की डेट में उतना ही पैसा जितना उसका खेती में लगा हुआ है? नहीं होगा ना ऐसा। ठीक इसी प्रकार सुरेश है, सुरेश का पूरा पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। अब आप उससे कहो कि जितने का आपने इन्वेंट्री ले रखी है उतना ही पैसा लेके आप फ्यूचर में हेजिंग करो, तो भैया वो क्या कहेगा, फालतू का काम, इतना पैसा क्यों ब्लॉक करें हम। दूसरा, मनी की, जो आपका पैसा है उसकी टाइम वैल्यू होती है, पैसे पे ब्याज मिलता है। आपने पैसा 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया, किसमें, फ्यूचर लॉट में, तो भैया ब्याज भी तो लग रहा, ब्याज जा रहा आपका, या तो आप मार्केट से उठाओगे या एफडी तो तुड़वा के आप जो है फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट करोगे। तो यू आर लूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट है वो आपका जा रहा है। इंटरेस्ट चूंकि आपका जा रहा है तो भाई साहब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, इसीलिए वो कहते हैं एनएसई हुआ, सेबी हुआ, ब्रोकर हुए, कि भैया मार्जिन कम लो, ताकि उसका जो मेन पैसा है, इन्वेस्टर का मेन पैसा डिलीवरी में रहे, और फिर उसको हेजिंग करनी है तो वो 1/4, 1/4 पैसे से हेजिंग कर ले। सेम इसका है रमेश का, सेम इसका सुरेश का है। तो ये लोग हेजिंग कर पाए उसके लिए मार्जिन कम होता है। नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये मार्जिन कम इसलिए नहीं होता कि बंटी बबली बार बार बेचें बार बार खरीदें, समझिए बात को। ये कम मार्जिन इसलिए चाहिए है ताकि आप मेन धंधा करो, आपका मेन पैसा धंधे में लगा रहे, आपका मेजोरिटी पैसा आपकी डिलीवरी में रखा रहे, और आपकी हेजिंग भी हो जाए। ये इसलिए नहीं है कि आप बार बार खरीदो बार बार बेचो बंटी और बबली की तरह,
या आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख के 10 लाख लगा दो आप फ्यूचर में, इसके लिए नहीं है ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको समझना होगा कि भाई साहब वास्तव में ये मार्जिन होता क्यों है।